नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप देख रहे हो उत्तराखंड ज्ञान। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों उत्तराखंड की बड़ी खबरों की, जो कि अखबार के माध्यम से आई हुई है। तो दोस्तों फटाफट से देखते हैं टॉप 5 खबरें जो कि आज के अखबार के माध्यम से आई हुई है। नौकरी और शिक्षा से जुड़ी तमाम बड़ी एक खबरें होती हैं। तो दोस्तों फटाफट से देख लेते हैं टॉप 5 खबरें जो आज के अखबार के माध्यम से आई हुई हैं। उससे पहले दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो खबर है वो उत्तराखंड बोर्ड को लेकर है दोस्तों, जहां 10वीं और 12वीं के दोस्तों एग्ज़ाम होते हैं बोर्ड के। अब दोस्तों सरकार जो है एक नया सिस्टम लाने वाली है, बोर्ड एक नया सिस्टम लाने वाला है, जिसके तहत दोस्तों यदि आप किसी पेपर में दोस्तों एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं दोस्तों किसी विषय में, तो दोस्तों यहाँ जो है अब आपका बैक पेपर सिस्टम आने वाला है, जिसको लेकर दोस्तों ये खबर है। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, उत्तराखंड बोर्ड में भी शुरू होगा बैक पेपर सिस्टम। उत्तराखंड बोर्ड भी फेल होने वाले छात्रों को पास होने के लिए अंक सुधार का मौका देगा। विद्यालय शिक्षा बोर्ड रामनगर ने अंक सुधार परीक्षा का खाका तैयार कर शिक्षा निदेशालय को सौंप दिया है। सूत्रों के अनुसार बोर्ड की सिफारिश के अनुसार हाई स्कूल में किन्हीं 2 विषयों में छात्र परीक्षा दे सकते हैं, जबकि इंटरमीडिएट में केवल एक विषय में परीक्षा दी जा सकेगी। सूत्रों के अनुसार अंक सुधार परीक्षा पर सरकार के स्तर पर सहमति बनने के बाद शिक्षा सचिव रविनाथ रमन ने बोर्ड से रिपोर्ट मांगी थी। शिक्षा सचिव ने हिंदुस्तान अखबार को बताया कि छात्रों को यदि दोबारा परीक्षा का मौका मिले तो वे मेहनत कर अच्छे अंक हासिल कर पास हो सकते हैं। उत्तराखंड बोर्ड में छात्र और छात्राओं को 22 से 25% तक छात्र फेल हो जाते हैं, जबकि सीबीएसई और ICSE बोर्ड में यह प्रतिशत बेहद कम है। तो दोस्तों यहाँ जो है अब आपको जिस तरह से यहाँ दोस्तों डिप्लोमा इंजीनियरिंग लेवल पर दोस्तों सेमेस्टर सिस्टम होता है और उनकी बैग भरी जाती है, जिस विषय में कोई रह जाता है तो उसकी बैग भरी जाती है। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ जो है उत्तराखंड बोर्ड 10वीं और 12वीं में बैक पेपर सिस्टम करने वाला है, जिसके तहत दोस्तों यदि आप 10वीं में रह जाते हैं 2 विषयों में तो आप 2 विषयों तक आप बैग भर सकते हैं। वहीं दोस्तों यदि आप 12वीं में हैं और उनमें से किसी एक विषय में रह जाते हैं तो सिर्फ केवल आप एक में ही बैक पेपर भर सकते हैं। तो यहाँ दोस्तों बैक पेपर सिस्टम लगने वाला है। वहीं तो रविनाथ रमन हैं शिक्षा सचिव, उन्होंने क्या कहा इस निर्णय के बारे में। छात्र हित में यह निर्णय किया गया है। कोशिश की जाएगी कि अगले शिक्षित सत्र से इस व्यवस्था को लागू कर दिया जाए। तो दोस्तों यहाँ जो है अब की बार शायद ये नहीं हो पाएगा, लेकिन आने वाले जो सत्र है दोस्तों इस पेपर के बाद तो यह सिस्टम लागू हो सकता है। तो दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ कौन सी है। तो दोस्तों जो नेक्स्ट न्यूज़ है, भारतीय सेना को मिले 314 युवा अफसर। तो दोस्तों यहाँ जो है देहरादून स्थित IMA में दोस्तों पासिंग आउट परेड हुई है और यहाँ दोस्तों भारतीय सेना को 314 युवा अफसर मिल चुके हैं। उसी को लेकर दोस्तों ये खबर है। सरहद की निगहबानी के लिए भारतीय सेना को 314 युवा अफसर मिल गए हैं। दून स्थित IMA में हुई पासिंग आउट परेड का अंतिम पंख पार करके वे सेना का हिस्सा बने। 11 मित्र राष्ट्रों के 30 विदेशी कैडेट भी पास आउट हुए हैं। शनिवार सुबह मार्च कॉल के समय POP शुरू हुई। कंपनी सर्जेंट मेजर सुधांशु त्यागी, अनुल तोमर, ओकार, हिमाल श्री थापा और असीम आनंद गौरव चौहान ने ड्रिल स्क्वायर पर अपनी अपनी जगह संभाली। 9 बजे स्क्वाड कॉल के साथ युवा अफसर कदम बढ़ाते हुए वामसी कृष्णा के नेतृत्व में पहुंचे। परेड के बाद पिपिंग सेरेमनी में युवा अफसरों के कंधे पर परिजनों ने स्टार लगाए और लेफ्टिनेंट जनरल योगेंद्र डमरी GOC इन सी मध्य कमान ने पास आउट परेड की सलामी ली। भारतीय सेना में 314 युवा अफसर जुड़ चुके हैं। उसी को लेकर दोस्तों ये खबर थी। तो दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ कौन सी है। तो दोस्तों जो नेक्स्ट न्यूज़ है, जंगली जानवरों के हमले में मौत पर 6 लाख का मुआवजा मिलेगा। दोस्तों उत्तराखंड सरकार ने यह दोस्तों घोषणा कर दी है। आपको पता है उत्तराखंड 70% दोस्तों पर्वतीय जिला है और घने जंगल हैं। तो दोस्तों वहाँ की जो बस्तियाँ हैं, वहाँ से जुड़े हुए दोस्तों जो लोग हैं पर्वतीय क्षेत्रों से, तो वहाँ घने जंगल होने के कारण दोस्तों ऊपर नीचे इलाकों में बसे हुए हैं। उसी के चलते दोस्तों वहाँ जो जंगली इलाका है वहाँ दोस्तों बाघ, तेंदुए और अन्य पता नहीं कितने जानवर हैं जो दोस्तों आदमियों पर और बच्चों पर हमला करते हैं। तो दोस्तों यहाँ जो है आए दिन घटना होती रहती है। उसी को लेकर दोस्तों यहाँ जो है थोड़ी सी राहत वाली खबर है।
आए दिन दोस्तों सुनने को मिलता है कि जंगली जानवरों ने बच्चे और आदमियों पर हमला कर दिया है और उनकी मृत्यु हो गई है। उसी को लेकर दोस्तों उत्तराखंड सरकार ने दोस्तों एक राहत वाली खबर है। तो दोस्तों जो उनके परिजन हैं वो अब दोस्तों यहाँ जो है सरकार उन्हें मुआवजा देने वाली है। उसी को लेकर दोस्तों ये खबर है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं किस तरह से यहाँ दोस्तों जंगली जानवरों के हमले में मौत पर 6 लाख का मुआवजा मिलेगा। उसी को लेकर दोस्तों ये खबर है। राज्य वन्य जीव बोर्ड की बैठक में बढ़ाई गई मानव वन्य जीव संघर्ष पर धनराशि। राज्य वन्य जीव बोर्ड की बैठक में बढ़ाई गई मानव वन्य जीव संघर्ष पर सहायता राशि। मानव वन्य जीव संघर्ष में किसी व्यक्ति की मौत होने पर अब 4 के बजाय 6 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। वहीं गंभीर रूप से घायल होने पर मुआवजा 50,000 से बढ़कर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। मानव वन्यजीव संघर्ष के मामलों में क्षतिपूर्ति के लिए 2 करोड़ रुपए को कॉर्पस फंड बनाया गया है। इसके अलावा शिवकाल्य एलिफेंट रिजर्व का अस्तित्व बरकरार रहेगा। और शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई उत्तराखंड राज्य वन्यजीव बोर्ड की 18वीं बैठक में आए तमाम प्रस्ताव पर मोहर लग गई है। इससे पहले सीएम ने 1 अक्टूबर को हाथी दिवस के अवसर पर मौत के मामले में मुआवजा 4 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने की घोषणा की थी। इसका शासनादेश अभी जारी नहीं हुआ था। बोर्ड बैठक में इसे बढ़ाकर 6 लाख रुपए कर दिया गया। इस राशि में से 4 लाख रुपए आपदा मद से और 2 लाख रुपए वन विभाग देगा। तो दोस्तों यहाँ जो है आप देख सकते हैं प्रदेश में हिम तेंदुए बड़े हैं। वहीं दोस्तों वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा है कि प्रदेश में पिछले 5 सालों में हिम तेंदुओं की संख्या 86 से बढ़कर 121 हो गई है। वन मंत्री ने कहा है कि के लिए जन सहयोग बहुत जरूरी है। वनों से लोगों की आजीविका बढ़ाने की दिशा में और प्रयास किए जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ जो है जंगली जानवरों के हमले पर मौत पर 6 लाख का मुआवजा यहाँ सरकार ने घोषणा कर दी है। तो दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ कौन सी है। तो दोस्तों जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो ऋषिकेश से पीपल कोटी तक ही पहुँच पाएगी ट्रेन। उसी को लेकर दोस्तों ये खबर है। दोस्तों जो ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक जो रेल परियोजना जाने वाली थी अब वो दोस्तों बीच में ही रुक गई है। ऋषिकेश से दोस्तों पीपल कोटी तक ही पहुंचेगी ट्रेन, ऐसी दोस्तों खबर है। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं सर्वे में मानकों पर फिट नहीं बैठा सोनप्रयाग तथा जोशीमठ का रूट। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन के सोनप्रयाग और जोशीमठ तक पहुँचने में पेंच फंस गया है। कर्णप्रयाग से आगे रेल परियोजना का फाइनल लोकेशन सर्वे रेलवे के मानकों पर फिट नहीं बैठा, लिहाजा अब पीपल कोटी तक ही सर्वे किया जा रहा है। ऐसे में रेल लाइन अब पीपल कोटी तक ही पहुंचने की उम्मीद है। केदारनाथ और बद्रीनाथ धामों रेल नेटवर्क को जोड़ने के लिए रेल मंत्रालय ने टर्की की कंपनी यूसेल प्रोजेसी के कर्णप्रयाग से आगे सोनप्रयाग और जोशीमठ तक के लिए फाइनल लोकेशन सर्वे कराया था। सर्वे विकास निगम लिमिटेड RVNL के मुताबिक 22 करोड़ रुपए में हुए सर्वे की रिपोर्ट इस साल मई में रेलवे बोर्ड को सौंपी गई। सर्वे में सोनप्रयाग और जोशीमठ तक के रेल परियोजना में तेज घूम और ज़्यादा बेनिफिट माना गया है। दोनों ही स्थानों पर स्टेशन टर्मिनल के भी पर्याप्त जगह नहीं होने अब पीपल कोटी तक ही फाइनल लोकेशन सर्वे किया जा रहा है। इस सर्वे में करीब 2 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल लाइन की दूरी करीब 124 किलोमीटर है। ऋषिकेश से पहले जोशीमठ तक रेल लाइन पहुंचाने की दूरी 193 किलोमीटर थी। अब पीपल कोटी तक यह दूरी 158 किलोमीटर रह जाएगी। कर्णप्रयाग से पीपल कोटी की दूरी 34 किलोमीटर है। ऋषिकेश दोस्तों कर्णप्रयाग तक की जो दोस्तों रेल परियोजना है अब उसमें थोड़ा सा दिक्कत आ गई है। तेज घुमाव और दोस्तों पर्याप्त यहाँ दोस्तों स्टेशन टर्मिनल के लिए भी पर्याप्त जगह नहीं मिल रही। और दोस्तों जो है अन्य जो भौगोलिक परिस्थिति है वो भी यहाँ अनफिट बैठ रही है। तो दोस्तों यहाँ जो है फिलहाल तो ऋषिकेश से पीपल कोटी तक ही रेल परियोजना पर काम चल रहा है। तो दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ कौन सी है। तो दोस्तों जो नेक्स्ट न्यूज़ है माणा में रिलायंस की 4G सेवा का शुभारंभ किया गया है दोस्तों मुख्यमंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। उसी को लेकर दोस्तों ये खबर है। बद्रीनाथ धाम के निकट सीमा पर स्थित प्रथम गांव माणा में शनिवार को 4G सेवा शुरू हो गई है। रिलायंस की इस सेवा का शुभारंभ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल माध्यम से किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने वीडियो संदेश में
बद्रीनाथ धाम के साथ ही देश की सीमा के निकट स्थित गांव माणा में 4G सेवा उपलब्ध कराने के लिए रिलायंस जियो की प्रशंसा की। उन्होंने कहा है कि यहां रिलायंस जियो 4G सेवा शुरू करने वाला पहला ऑपरेटर बन गया है। 4G सेवा से तीर्थयात्रियों, देश की सुरक्षा में तैनात सैन्य बलों, स्थानीय जनता को लाभ मिलेगा। बताया कि 4700 से अधिक रिलायंस जियो टावर से उत्तराखंड के हजारों गांवों को कनेक्टिविटी सुविधा मिल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि बद्रीनाथ मंदिर और केदारनाथ मंदिर में रिलायंस जियो द्वारा डेडिकेटेड कनेक्टिविटी लाइन उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने आशा जताई कि शीघ्र रिलायंस जियो उत्तराखंड में 5G सेवा शुरू करेगा। तो दोस्तों यहाँ अच्छी बात है। अब दोस्तों जो अंतिम या दोस्तों हम प्रथम गांव कहते हैं जिसे माना को, वहाँ भी 4G सेवा की शुरुआत की गई है, जिससे कि वहाँ से जुड़े जो लोग हैं, आसपास के गांव हैं, तो दोस्तों यहाँ वो भी इंटरनेट का पूरा फ़ायदा ले सकेंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मैं आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन दे सकूँ अपने चैनल के माध्यम से। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी लेटेस्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों।